तो यहाँ से हम लोग देखते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, घटना चक्र वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो ऑलरेडी हमने एक बार पढ़ चुके हैं, इसलिए हाईलाइट कर दिए हैं। तो जो जो हाईलाइटेड है वही आपको याद रखना है क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ देखते हैं अब द ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी, ये चाइना से जुड़ी है और इसको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने इम्प्लीमेंट किया था 1958 से 1962 के बीच। एंड इट वाज एन अटेम्प्ट टू डाइवर्ट द एग्रीकल्चरल rural labor into small scale industry, and this severely disrupted China's agricultural sector, leading to widespread famines which turned into a national disaster. In all, about 20 million people estimated to have been died. Now this is the cost I think that China paid to actually take that huge transition towards small and medium scale industrialization. And prima facie it appears that this plan failed. But if you look today, after like 60 or 65 years from this point, 1958, this is exactly what has kept China ahead of India. And the stark difference between the per capita income of China, despite having such a huge population, can be accredited to the fact that they took this great leap forward policy back then. However, it did not work out in the immediate foresight. Today, if we see, then it did work. So 20 million people had to die in order to make this come to fruition today in 2020 या 2025 की बात कर रहे हैं। मतलब चाइना एक पूरे विश्व का जो एक्सपोर्टिंग हेजेमनी बना रखा है वो इसके कारण हो पाया। तो द ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी चाइना 1958-1962 CPC के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। डाइवर्टिंग एग्रीकल्चरल रूरल लेबर टूवर्ड्स स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री। हाउएवर दिस कॉज्ड वाइडस्प्रेड फेमाइंस व्हिच टर्न इनटू अ नेशनल डिजास्टर, एंड इन ऑल अबाउट 20 मिलियन पीपल एस्टिमेटेड टू हैव बीन डाइड। देन क्रेन की बात करें अगर, क्रेन एक टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड होता है। ऑस्ट्रिच इज़ द टॉलेस्ट बर्ड बट इट कैनॉट फ्लाई। सो अगर कोई पूछे कि टॉलेस्ट बर्ड कौन सी है विच कैन फ्लाई, देन क्रेन आ जाएगा उसमें। अगर कोई पूछे वैसे टॉलेस्ट बर्ड क्या है, नॉट नेसेसरली एबल टू फ्लाई, तो फिर ऑस्ट्रिच जाएगा उस केस में। तो ऑस्ट्रिच इज़ द टॉलेस्ट बर्ड दैट कैन नॉट फ्लाई, वेराज क्रेन इज़ द टॉलेस्ट बर्ड दैट कैन फ्लाई। देन एलीसी पैलेस ये फ्रांस के प्रेसिडेंट का ऑफिशियल रेसिडेंस का नाम है सिंस 1848। एलीस पैलेस, फ्रेंच प्रेसिडेंट्स ऑफिशियल रेसिडेंस सिंस 1848। दैन कैलाश मानसरोवर ये चाइना में पड़ता है, चाइना तिब्बत वाले रीजन में पड़ता है, एंड तिब्बत ऑटोनमस तिब्बतन रीजन ऑफ चाइना, एंड हेंस अ वीज़ा इज़ रिक्वायर्ड बाय इंडियंस फॉर इट्स पिलग्रिमेज। इट इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालयन रेंज में ये आता है तिब्बत। दैन क्रिसमस इज़ सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन द समर सीजन। ठीक है, ये तो हम जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया में समर सीजन में पड़ता है क्रिसमस। दैन इंडिया इज़ ओनली अ डायलॉग पार्टनर ऑफ एशियान। द मेंबर्स ऑफ एशियान आर टीवी, क्लिप, MBBS। ठीक है, तो इंडिया इज़ ओनली अ डायलॉग पार्टनर ऑफ एशियान। तो इसमें देखो तो थाईलैंड टीवी से आएगा, थाईलैंड, फिर वियतनाम, फिर कैम्बोडिया, फिर लाओस, फिर इंडोनेशिया, फिर फिलीपींस, मलेशिया। और MBBS में जो 2 बार बी आता है उसमें ध्यान रखना, ये कई बार ये वाला बी हम लोग भूल जाते हैं, दैट एक्चुअली बिलोंग्स टू बर्मा, और ये बिलोंग्स टू ब्रुनेई, और ये सिंगापुर। ठीक है, दूसरी चीज़, काफ़ी समय तक मैं फ़िलीपींस की स्पेलिंग बहुत गलत लिखता था, बट अब जाके वो प्रैक्टिस हो पाई है। तो इसकी स्पेलिंग देख लेना, फिलीपींस है, P आता है बीच में। तो टीवी क्लिप ऑफ MBBS, ये आपका एशियान मेंबर कंट्रीज़ हैं, और इंडिया इज़ ओनली अ डायलॉग पार्टनर ऑफ एशियान। तो थाईलैंड, वियतनाम, फिर कैम्बोडिया, लाओस, इंडोनेशिया और फिलीपींस, और MBBS से मलेशिया, ब्रुनेई, बर्मा और सिंगापुर। मूविंग ऑन, फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द टर्किक ऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स। तो यहाँ पे आप एक निमोनिक लिखा हुआ है टर्किश काकू। तो अब उस रीजन में के से 2 ही देश आते हैं, एक कजाकिस्तान आता है और एक किर्गिस्तान आता है, और वो दोनों ही यहाँ पे होने चाहिए। और एक ए जो आ रहा है दैट एक्चुअली इज़ अजरबैजान। ठीक है, और यू तो उज़्बेकिस्तान हो जाएगा। ठीक है, तो ये उज़्बेकिस्तान जो है ये लेटेस्ट एंट्रेंट था, 2019 में इसको जोड़ा गया था टर्किक ऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स। तो
अब ये है क्या? सो फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ टर्किक ऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स, ये किस लिए बनाया गया था? टू प्रमोट वाइडर कोऑपरेशन अमंग्स द ओटोमन स्टेट्स, अर्स्टवाइल ओटोमन स्टेट्स के बीच कोऑपरेशन वगैरह बनाने के लिए टर्किश ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, जिसके कि मेंबर कंट्रीज़ आपके टर्किश काकू हैं, दैट इज़ टर्की, कजाकिस्तान, अजरबैजान, किर्गिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। ठीक है जी। देन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द यूएसए इज़ नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट मतलब वही जहाँ भाई रहता है ना, मतलब न्यूयॉर्क से थोड़ा और ऊपर, तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट वाला रीजन जो है दैट इज़ नॉट कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। मतलब कह सकते हैं एग्रीकल्चर वहाँ का मेन फोर्टे नहीं है इकोनॉमी का, या एक सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के नज़र से देखें तो इट इज़ अ डेंसली पॉपुलेटेड एंड हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन विच इंक्लूड्स पिट्सबर्ग, बफलो, न्यूयॉर्क भी आता है इसमें, और फिलाडेल्फिया एंड बॉस्टन। तो ये 4-5 जगहों के नाम याद रखो। ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द यूएस विच इज़ हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन वेयर इन agriculture as a sector of economy is not that prominent compared to इंडस्ट्रीज़ या फैक्ट्रीज़ वगैरह देखें तो इसमें कौन से रीजन्स आते हैं? पिट्सबर्ग, बफलो, पेंसिल्वेनिया भी आएगा, नहीं पेंसिल्वेनिया नहीं आएगा, फिलाडेल्फिया। तो पिट्सबर्ग, बफलो, फिलाडेल्फिया, न्यूयॉर्क एंड बॉस्टन। नाउ 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लुक ईस्ट पॉलिसी। तो पहले तो ये 1991 में कौन लेके आए थे ये याद करो, नरसिम्हा राव, ये प्राइम मिनिस्टर जो थे, जिनको क्रेडिट दिया जाता है एलपीजी रिफॉर्म्स ले आने का इंडिया में, तो उन्हीं के द्वारा ये लुक ईस्ट पॉलिसी ले आई गई थी। सो इंडिया वांट्स टू एस्टैब्लिश इटसेल्फ एज एन इम्पॉर्टेंट रीजनल प्लेयर इन द ईस्ट एशियन अफेयर्स एंड एड काउंटर वेट टू द इन्फ्लुएंस ऑफ पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना इन द रीजन। तो प्रथम ऑब्जेक्टिव ये था कि एक इम्पॉर्टेंट रीजनल प्लेयर इन द ईस्ट एशियन अफेयर्स के रूप में इंडिया को उभारना था, और इम्पॉर्टेंट रीजनल प्लेयर इन द ईस्ट एशियन अफेयर्स के रूप में इंडिया को उभारना था। अब ऐसा क्यों करना था? बेसिकली टू काउंटर वेट द राइजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना इन दिस रीजन। दूसरा ऑब्जेक्टिव था ऑल्सो टू रेस्टोर द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल टाइज विद इट्स नेबर्स इन द साउथ ईस्ट एशिया। टू रेस्टोर द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल टाइज विद इट्स नेबर्स इन द साउथ ईस्ट एशिया। तो जानते हो जैसे कैम्बोडिया और कैम्बोडिया वगैरह, जावा, सुमात्रा से हमारा काफ़ी पुराना कल्चरल टाई अप रहा है, राइट फ्रॉम द एज ऑफ चोलास, हम लोग हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। और तो उसी को ट्रेड वगैरह काफ़ी मतलब थ्राइव करता था उस समय, अप्रॉक्सीमेटली 1000 CE 9000 CE 1000 CE 900 CE के आसपास। तो लुक ईस्ट पॉलिसी बाय नरसिम्हम ड्यूरिंग 91 to 96 एक्चुअली उसके 2 ऑब्जेक्टिव्स थे। मैंने पहला वाला बताया, टू make India emerge as an important regional player in the East Asian efforts so as to counterweight the rising influence of People's Republic of China in this region. And second objective था कि to restore the historical and cultural ties with the Southeast Asian countries like Cambodia और Java, Sumatra etc. तो वहाँ पे कई हिंदू टेम्पल्स भी बन रखे हैं, और जैसे बोरोबुडुर टेम्पल है, ठीक है। तो फिर शर्नोबिल डिज़ास्टर, ये अप्रैल 1986 में हुआ था, ये यूक्रेन में हुआ था शर्नोबिल डिज़ास्टर। इस पे नेटफ्लिक्स पे सीज़न जो बना था बहुत ही शानदार मतलब बना था, देखना चाहिए, कई बार देखना चाहिए, हम तो कह रहे हैं 2-3 बार देखना चाहिए। शर्नोबिल डिज़ास्टर हुआ था अप्रैल 1986 में, और इसको this is also attributed as one of the reasons for the fall of Mikhail Gorbachev's government and subsequently the disintegration of Russia in 1990s. तो ये भी इंसिडेंट एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है सोवियत disintegration में। और RadarSat was a Canadian satellite that first helped mapping complete map of Antarctica। तो सबसे प्रथम बार अगर किसी कंट्री ने अंटार्कटिका का मैपिंग किया था सैटेलाइट की मदद से, तो दैट वाज कनाडा, और उस सैटेलाइट का नाम था रेडारसैट। फिर ये कुछ संस्थाएं हैं, जैसे इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी, इसका हेडक्वार्टर आपका जनेवा में पड़ता है, ठीक है। तो रेड क्रॉस सोसाइटी ये जनेवा में जाएगा। देन ICJ ये द हाग नेदरलैंड्स में पड़ता है। एंड ये मेरे ख्याल से वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द UN, मेरे ख्याल से उसमें जाता है, कंफर्म कर लेना एक बार। तो इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी जनेवा में जाएगा, और
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये द हाग नेदरलैंड्स में जाएगा। एंड देन यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी ये आपका ब्रसेल्स में जाएगा। ब्रसेल्स मेरे ख्याल से बेल्जियम के पास पड़ता है, तो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी ब्रसेल्स में जाएगा। बोरा क्या है? अब ये एक प्रकार की हवा है, रीजनल विंड है, तो इट इज़ अ कोल्ड विंड that flows in the Adriatic Sea. So Bora is a cold regional wind that flows into the Adriatic Sea, and then Foehn ये warm wind है और ये एल्प्स में बहती है। फोएन एल्प्स पर्वत जो है स्विट्ज़रलैंड, तो अब एक एल्प्स न्यूजीलैंड में भी है, बट इस यानी स्विट्ज़रलैंड वाले को स्विस एल्प्स बोलते हैं। तो बोरा जो है वो पहली चीज़ याद रखनी है कि इट इज़ अ कोल्ड विंड, और दूसरी चीज़ कि वो एड्रियाटिक सी में बहती है। और फोएन it is a warm wind and it flows in the Alps. Then Mistral की बात करें तो Mistral it flows from the northern France into the Gulf of Lyon. अभी Gulf of Lyon कहाँ पड़ता है ये आगे समझ में आ जाएगा। मेरे ख्याल से फ्रांस के सदर्न रीजन में जब देखोगे तो जो कैविटी सी बन जाती है सी कोस्ट की तरफ, उसी को गल्फ ऑफ लियोन बोलते हैं। तो जो मिस्ट्रल हवा है वो नॉर्दर्न फ्रांस से टूवर्ड्स द गल्फ ऑफ लियोन बहती है, ठीक है। अभी ये एट द ऑपोजिट एंड ऑफ बे ऑफ बिस्के, ठीक है, एट द ऑपोजिट एंड ऑफ बे ऑफ बिस्के, ये भी एक तरीका है याद रखने का। देन रेड बेसिन कहाँ पड़ता है? ये चाइना में पड़ता है। और फिर गोल्डन ट्रायंगल क्या है? ये ओपियम प्रोड्यूसिंग एरिया है साउथ ईस्ट एशिया का, ओपियम प्रोड्यूसिंग एरिया है साउथ ईस्ट एशियन रीजन का, ठीक है, गोल्डन ट्रायंगल। और गोल्डन क्रिसेंट ये भी देख लेना एक बार। तो गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट, तो गोल्डन ट्रायंगल तो साउथ ईस्ट एशिया में ओपियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं साउथ ईस्ट एशिया का, ठीक है। फिर 3 वर्टिसेस ऑफ द बर्मुडा ट्रायंगल ये कहाँ किस देश में पड़ते हैं? तो देखो, एक साउथ सदर्न फ्लोरिडा में पड़ेगा, एक बर्मुडा में पड़ेगा और एक पुर्तो रिको में पड़ेगा। तो इसके ये भी याद रखना चाहिए कि पुर्तो रिको, बर्मुडा एंड साउथ फ्लोरिडा, तो ये 3 वर्टिसेस हैं जो बर्मुडा ट्रायंगल के हैं। दैन लार्जेस्ट वाइन प्रोड्यूसर्स, अब ये एक निमोनिक हमने बनाया था IFS, दैट इज़ इटली, फ्रांस और स्पेन। सो दीज आर द लार्जेस्ट वाइन प्रोड्यूसर्स। देन सेकेंड टनल ये जापान में पड़ता है। सेकेंड टनल 53.8 किलोमीटर्स ऑफ विच 23 किलोमीटर इज़ अंडरग्राउंड। और पेट्रोनास टावर्स ये तो कुआलालंपुर मलेशिया हमको पता है। देन रोगन डैम ये मेरे ख्याल से एम्बैंकमेंट डैम है सदर्न तजिकिस्तान में। तो रोगन डैम कहाँ पड़ता है? सदर्न तजिकिस्तान, सिर्फ तजिकिस्तान भी याद रखोगे तो भी चलेगा। सदर्न एल्प्स की बात करें अब तो ये न्यूजीलैंड में पड़ता है। और 1932 में चैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन, ठीक है। और 1934 में फ्रेडरिक प्लस क्यूरी डिस्कवर्ड इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी। तो अभी सिर्फ लोग क्यूरी को याद रखते हैं, बट उनके साथ एक और मतलब फेलो साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक नामक। ठीक उसी तरह जैसे कि जो इंडिया में चंद्रशेखरन को वो मिला था, नोबेल मिला था 1983 में फॉर डिस्कवरिंग द चंद्रशेखरन लिमिट रिगार्डिंग द ब्लैक होल फॉर्मेशन या फिर न्यूट्रॉन स्टार आफ्टर द सुपरनोवा एक्सप्लोजन ऑफ अ स्टार। तो उसके लिए चंद्रशेखर के साइड एक और फेलो साइंटिस्ट थे नेम्ड फाउलर, उनको भी नोबेल मिला था 1983 में। एनीवेज, तो ये जो 1930s वाला ये पीरियड है, ये काफ़ी मतलब साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई थी इस एरिया में, इस टाइम फ्रेम में, बिकॉज 1931 में ही चंद्रशेखर लिमिट निकाली थी। और मेरे ख्याल से जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट वगैरह चल रहा था वो भी आस ही पास चल रहा था इसी के समय। एनीवेज, सो चैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन, ठीक है, हमेशा याद रखना, ये कन्फ्यूजन होता है, इलेक्ट्रॉन तो वो अलग है। फिर चैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन और ईयर है 1932, और यहाँ पे 1934 में फ्रेडरिक प्लस क्यूरी दे डिस्कवर्ड इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी। फिर लेटर 1930s देखो आ गया जो हम कह रहे थे, एनरिको फर्मी नामक व्यक्ति थे यूज्ड स्लो न्यूट्रॉन्स टू फर्दर इम्प्रूव इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी। ही मोटा मोटा याद रख लो कि 1930s के लेटर भाग में इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी को फर्दर इम्प्रूव किया गया बाय एनरिको फर्मी। एंड देन जिलार्ड एंड फर्मी दे migrated to America. Their previous work led to the creation of Chicago Pile 1 in December 1942, became part of the Manhattan Project.
which made enriched uranium and reactors to breed plutonium for making bombs. However, electricity was nuclear generated in 1951 in Arco, Idaho, USA. तो हाउ आयरॉनिकल इट इज़ कि अगर जब न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ के बारे में पता चला तो पहले हमने बॉम्ब बनाया और बाद में इलेक्ट्रिसिटी बनाया. ठीक है, तो देखो स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम 1930, एक्चुअली 1932. ठीक है, तो 1932 में न्यूट्रॉन्स बनाया था चैडविक ने, और 1934 में ये क्यूरी और फ्रेडरिक ने इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर किया. इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर किया क्यूरी एंड फ्रेडरिक ने 1934 में, और 1932 में चैडविक ने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया. अब इन दोनों की मदद से, इन दोनों डिस्कवरीज़ की मदद से लेटर पार्ट ऑफ 1930s में एनरिको फर्मी ने फर्दर इम्प्रूव किया इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी बाय यूजिंग स्लो न्यूट्रॉन्स. देन एनरिको फर्मी along with another scientist called Szilard, Szillard, they moved to America, and there they created the Chicago Pile 1 that was in December 2, 1942. तो 1942 भी याद रख सकते हो सिंपली, बट मंथ भी याद रख लो तो ज़्यादा अच्छा है. दिसंबर 1942 में शिकागो पाइल 1 बना दिया, विच बिकेम अ पार्ट ऑफ मैनहट्टन प्रोजेक्ट. और शिकागो पाइल का मकसद क्या था? बेसिकली यूरेनियम एनरिचमेंट करना था. ठीक है, फॉर मेकिंग बॉम्ब्स. तो शिकागो पाइल जब बन गया दिसंबर 1942 में, तो फिर तो आर्म्स रेस शुरू हो गई. तो अब जो मैं बात पहले कह रहा था कि हाउएवर इलेक्ट्रिसिटी वाज जनरेटेड यूजिंग न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ मच लेटर इन 1951 फॉर द फर्स्ट टाइम इन इडाहो, आर्को, यूएसए. ठीक है, तो ये हो गया. अब आगे बढ़ते हैं. जो मैं कह रहा था गल्फ़ ऑफ लियोन, ये ऑपोजिट एंड ऑफ बे ऑफ बिस्के पड़ता है. तो जब आप देखोगे, मैंने बोला था कि फ्रांस के सदर्न साइड में जब आप देखोगे तो आपको एक कैविटी दिखाई पड़ेगी, दैट इज़ गल्फ़ ऑफ लियोन. और फ्रांस का जो नॉर्दर्न पार्ट देखोगे तो वहाँ पे प्रोट्रूजन दिखेगा सी की साइड. देयर इज़ अ प्रोट्रूजन ऑफ लैंड फॉर्म, सो दैट इज़ द बे ऑफ बिस्के. और उसी के ऑपोजिट एंड पे यानी कि सदर्न एंड पे गल्फ़ ऑफ लियोन है. तो मैं कहना क्या चाह रहा था कि नॉर्दर्न फ्रांस यानी कि बे ऑफ बिस्के की तरफ से सदर्न फ्रांस यानी कि गल्फ़ ऑफ लियोन की तरफ एक हवा बहती है, दैट इज़ कॉल्ड मिस्ट्रल, एंड मिस्ट्रल इज़ कोल्ड और वार्म. मिस्ट्रल इज़ फ्रॉम नॉर्थ फ्रांस इनटू द गल्फ़ ऑफ लियोन एट द ऑपोजिट एंड ऑफ बे ऑफ बिस्के. अब ये देख लेना कि मिस्ट्रल कोल्ड है या वार्म है. मेरे ख्याल से ये कोल्ड होनी चाहिए, मैं कंफर्म कर लूँगा. तो अब आप देखो इसको मैप में, तो गल्फ़ ऑफ लियोन यहाँ पड़ता है, ये फ्रांस के सदर्न एंड पे. और थोड़ा और नीचे जाओ तो, और ये तो जानते ही हो कि फ्रांस, अगर ये फ्रांस है तो इससे जुड़ी हुई कंट्री स्पेन है जिसकी राजधानी पोर्चुगल पड़ती है. लेकिन दो ऐसे देश हैं जो अक्सर लोग, मतलब एक तो ये अंडोरा, ये बहुत ही छोटी सी कंट्री है जो कि फ्रांस और स्पेन के बीच सैंडविच हो गई है, बॉर्डर पे बिल्कुल है. और एक ये बार्सिलोना विच ऑल्सो इज़ अ पॉपुलर सिटी ऑफ स्पेन. ठीक है, तो इसका लोकेशन बस इम्पॉर्टेंट है. it is almost it lies on the coastal Balearic Sea and belongs to Spain. and similarly वेलेंसिया भी वैसे ही है. तो वेलेंसिया और बार्सिलोना देख लो लोकेशन इसका. फिर यहाँ पे जैसे गल्फ़ ऑफ लियोन बताया, तो गल्फ़ ऑफ लियोन के इधर वाले साइड, मतलब जो फ्रांस के लिए गल्फ़ ऑफ लियोन है वो स्पेन के लिए बेलेरिक सी है. ठीक है, और गल्फ़ ऑफ लियोन एंड बेलेरिक सी आर part of the larger Mediterranean Sea, however southwards. तो Mediterranean Sea lies in the south of Gulf of Lion and Balearic Sea, and Mediterranean Sea is the larger sea of which Balearic Sea and Gulf of Lion are smaller parts. अब इसमें आप देख सकते हो कुछ आइलैंड जैसे कोर्सिका है, सार्डिनिया है, और एक और है. वही चीज़ जो मैंने फ्रांस के लिए बताया गल्फ़ ऑफ लियोन, वही चीज़ मैंने स्पेन के लिए बताया, स्पेन के लिए बेलेरिक सी बताया, और तो फिर वही चीज़ इटली के लिए लिगुरियन सी हो जाता है. ठीक है जी. तो अब लिगुरियन सी यानी जो इटली के सदर्न पार्ट में आता है, उसके नीचे आप दो आइलैंड कंट्रीज़ देख पाओगे, एक है कोर्सिका और दूसरा है सार्डिनिया. ठीक है, कोर्सिका और सार्डिनिया. अब ये दे बिलोंग टू विच कंट्री, ये आगे पता चलेगा. तो द यूरोपियन यूनियन इज़ अ पॉलिटिकल इकोनॉमिक यूनियन ऑफ 27 member states. 27 member states which are located primarily in Europe.
द यूरोपियन यूनियन वॉज फॉर्मली इस्टेब्लिश थ्रू द maastricht ट्रीटी ऑफ 1993 एंड द हेडक्वार्टर्स इज़ एट ब्रसेल्स बेल्जियम। अभी ऊपर हमने पढ़ा था इकोनॉमिक यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये कम्युनिटी है नॉट कोऑपरेशन, इसका हेडक्वार्टर्स हमने पढ़ा था ब्रसेल्स में है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि maastricht ट्रीटी के तहत 1993 में यूरोपियन यूनियन को बनाया गया था और उसका हेडक्वार्टर ब्रसेल्स बेल्जियम में है। इट इज़ अ पॉलिटिकल एज वेल एज इकोनॉमिक यूनियन ऑफ 27 मेंबर कंट्रीज़। देन एट प्रेजेंट द यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो's Atacama ऑब्जर्वेटरी is the world's highest ground based observatory in Tokyo and Tokyo, Japan। तो अब ये गलती मत कर देना कि अटाकामा ऑब्जर्वेटरी को अटाकामा डेजर्ट के पास लगा दी है, नहीं। अटाकामा सिर्फ इट इज़ अ नेम ऑफ द ऑब्जर्वेटरी which is set up in the University of Tokyo in Japan and it is the world's highest ground based observatory। ठीक है। फिर ग्रोथ रिंग्स की बात करें, सो ग्रोथ रिंग्स आर रिजल्ट ऑफ अ न्यू ग्रोथ इन द वैस्कुलर कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम क्या होता है? अ लेयर ऑफ सेल्स नियर द बार्क ऑफ द ट्री दैट मेक अप द लैटरल मेरिस्टम। रटना है, अ लेयर ऑफ सेल्स नियर द बार्क ऑफ द ट्री, अ लेयर ऑफ सेल्स नियर द बार्क ऑफ द ट्री दैट मेक अप द लैटरल मेरिस्टम। तो वहाँ पे वैस्कुलर कैम्बियम होता है और वैस्कुलर कैम्बियम की जब ग्रोथ होती है तो आपको कंसेंट्रिक सर्कल्स दिखाई पड़ते हैं और वन रिंग मार्क्स द पैसेज ऑफ 1 ईयर and these rings are more evident in the temperate trees and this is called dendrochronology। मतलब इसी vascular cambium की growth जब होती है तो concentric rings form होती है where one ring is formed in approximately 1 year। इस तरह से हम लोग tree की approximate age पता कर सकते हैं by counting the number of rings। so this technique is called dendrochronology। तो फिर से बता दे रहे हैं, vascular cambium lies near the bark of the tree and it is made up of lateral meristem। ठीक है। नाउ हरमट्टन ब्लोज बिटवीन नवंबर एंड मार्च। तो ये तो आप टाइम बता रहे हो बट एक्चुअली ये बहती कहाँ है? तो अफ्रीका में बहती है। कहाँ से कहाँ अभी आगे पता चल जाएगा। तो हरमट्टन भी रीजनल विंड है, ठीक है। मेरे ख्याल से इसी को डॉक्टर्स विंड भी बोलते हैं, हरमट्टन को। एनीवेज, तो ये नवंबर और मार्च के बीच बहती है। देन ये सार्क क्या है? ये 1980 में बनाया गया था और ये किसका इनिशिएटिव पे बनाया गया था? प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश ज़ियाउर रहमान के इनिशिएटिव पे बनाया गया था सार्क। ठीक है जी, ज़ियाउर रहमान और इसका हेडक्वार्टर्स ढाका में है। 1985 में इसका हेडक्वार्टर्स बना दिया गया था। तो सार्क was formed in 1980, its headquarters was formed in Dhaka in 1985। सार्क was formed at the initiative of the president of बांग्लादेश ज़ियाउर रहमान। फिर सार्क के मेंबर्स कौन है? MBBS पेन है। तो अभी जब हम टीवी क्लिप MBBS पढ़े थे तो वो एशियान का था जहाँ इंडिया वाज ओनली अ डायलॉग पार्टनर। अब हम सार्क का अगर हम देखें तो इसके जो मेंबर्स हैं दैट इज़ मालदीव्स, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका और पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इंडिया एंड नेपाल। तो पेन जो है ना इसमें लास्ट में दैट इज़ वेरी इजी, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इंडिया एंड नेपाल। वेयर एज इफ़ वी टॉक अबाउट MBBS तो दैट इज़ मालदीव्स, बांग्लादेश, भूटान एंड श्रीलंका। तो जब आप सार्क की बात करते हो तो वो एशिया की बात कर रहा है। तो ये यू कैन सी दैट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ आर प्रोमिनेंट कंट्रीज़ ऑफ द एशिया। ठीक है। तो इस तरह से हमने मेंबर कंट्रीज़ ऑफ सार्क देख ली। उसके बाद ऊपर हमने टर्किश ऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स भी देखे थे। अब ये तीसरा हम देख रहे हैं ओपेक कंट्रीज़। इसका निमोनिक है कीवीज़ और एंजल। अब देखो क्या है। तो कुवैत, ईरान, वेनेजुला, इराक, एस से सऊदी अरेबिया। तो ये तो मिडिल ईस्ट वाले रीजन हो गए, सऊदी अरेबिया तक, इतने तक के हो गए, सऊदी अरेबिया तक के हो गए मिडिल ईस्ट के। फिर से बता रहे हैं कुवैत, इसमें वेनेजुला बस एक आउटसाइडर है तो ऐड कर लेना क्या हो गया। सो कुवैत, ईरान, वेनेजुला, इराक और सऊदी अरब। ठीक है। अब कीवीज़ में वी होता है, डब्लू नहीं होता है। ठीक है। तो कुवैत, ईरान, वेनेजुला, इराक, सऊदी अरबिया, ये मिडिल ईस्टर्न रीजन हो गया। उसके बाद AUR, तो इसमें अल्जीरिया, UAE और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। अल्जीरिया, UAE और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो गया। उसके बाद एंजल। अब ये जो एंजल आ रहा है ना इसमें ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज़ आपके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से ही हैं। तो ये अंगोला, नाइजीरिया, गबोन और इक्वेटोरियल गिनी और लिबिया ये आ जाएंगे। तो एक बार फिर से बता रहे हैं, सारे कंट्रीज़ बिना देखे कोशिश करते हैं। कीवीज़ और एंजल, तो KEVIS से हो गया आपका कुवैत, ईरान, वेनेजुला, इराक और सऊदी अरेबिया। AUR से हो गया
AUR से अल्जीरिया, UAE, और R से क्या था, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। उसके बाद एंजल, तो ये एंजल में अंगोला आएगा, ठीक है, और N से नाइजीरिया, फिर G से गबोन, फिर E से इक्वेटोरियल गिनी, और L से लिबिया। तो जो रेपिटेटिव वर्ड्स हैं सच एज A, तो याद रखना एक A से अल्जीरिया है, दूसरे से अंगोला है, और एक और रेपिटेटिव वर्ड था यहाँ पे I, तो ईरान और इराक हो गया, और इसके अलावा अल्जीरिया और अंगोला हो गया, ठीक है, बस, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है, ये जो कोई पर्टिकुलर अगर सिटी है वो किसी खास इंडस्ट्री के लिए जानी जाती है, तो उसके बारे में एक टेबल बना दिया मैंने। जैसे अभी हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ US पढ़ रहे थे, जहाँ पे पिट्सबर्ग था, फिलाडेल्फिया था, न्यूयॉर्क था, और मेरे ख्याल से बफलो भी था। कहाँ गया नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, तो अभी मिल नहीं रहा है, आगे बढ़ते हैं बाद में। फ़िलहाल के लिए ये टेबल देखो, तो ये देखो मॉन्ट्रियल जो है ना, मॉन्ट्रियल दैट इज़ फेमस फॉर शिप बिल्डिंग एज वेल एज एयरक्राफ्ट, ठीक है, तो शिप बिल्डिंग एंड एयरक्राफ्ट दोनों के लिए मॉन्ट्रियल फेमस है। दैन क्वेबेक की बात करें तो ये शिप बिल्डिंग के लिए फेमस है। फिर हैमिल्टन की बात करें तो ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है, ठीक है। तो मॉन्ट्रियल, क्वेबेक, हैमिल्टन, ये पहली बात तो तीनों के तीनों शिप बिल्डिंग में इस्तेमाल हो जाएंगे, मतलब फेमस है। हैमिल्टन खास तौर पे और ज़्यादा बेसिक इंडस्ट्री फेमस है वहाँ पे, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। देन टोरंटो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री फेमस है, और बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री फेमस है। तो अभी तक हैमिल्टन यहाँ साइड में लिखा है, हैमिल्टन एंड बर्मिंघम ये दोनों आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस हैं। टोरंटो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है, हैमिल्टन और बर्मिंघम स्पेशली आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है। मॉन्ट्रियल एंड क्वेबेक ये शिप बिल्डिंग के लिए फेमस है, और बर्मिंघम आयरन स्टील, हैमिल्टन आयरन स्टील, टोरंटो ऑटोमोबाइल, मॉन्ट्रियल, क्वेबेक ये शिप बिल्डिंग के लिए फेमस है। फिर ग्लासगो की बात करें, सो ग्लासगो, लिवरपूल, स्टॉकहोम, ब्यूनस एयर्स ऑफ अर्जेंटीना, ये सारे रीजन्स शिप बिल्डिंग के लिए फेमस है। तो शिप बिल्डिंग के लिए बहुत सारे रीजन्स हैं, मॉन्ट्रियल हो गया, क्वेबेक हो गया, फिर ब्यूनस एयर्स हो गया, लिवरपूल हो गया, स्टॉकहोम हो गया, और ग्लासगो, ये सभी रीजन्स शिप बिल्डिंग के लिए फेमस है। पिट्सबर्ग मैंने बताया था, स्टील कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ये US के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। दैन मोस्ट इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द US, ये आपका ग्रेट लेक्स के आसपास पड़ते हैं। दैन फुटलूज इंडस्ट्री वो होती हैं जैसे जो उबिक्यूटिस होती हैं, मेरे ख्याल से डायमंड और कंप्यूटर, उसमें कंप्यूटर चिप्स उसमें फॉल करेगा फुटलूज इंडस्ट्री में। फिर डेट्रॉयट एज वेल एज नगोया, ये ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। एक और चीज़ मैंने ऑटोमोबाइल के लिए पढ़ी थी, दैट वाज टोरंटो। फिर शिकागो, ये मेटल प्रोसेसिंग के लिए है, ठीक है। एक और जगह रशिया में हमने ऊपर पढ़ा था, ट्यूला, सो ट्यूला वाज फेमस फॉर आई थिंक मेटल वर्क्स, ऊपर कहीं तो पढ़ा था मैंने, कंफर्म कर लेंगे बाद में, ठीक है। तो फिर डेट्रॉयट एंड नगोया ऑटोमोबाइल के लिए मैंने बताया, शिकागो ये मेटल प्रोसेसिंग के लिए है, और लॉस एंजलिस एयरक्राफ्ट के लिए है, लॉस एंजलिस एयरक्राफ्ट के लिए है। ह्यूस्टन ये टेक्सास के आसपास, ये ऑयल एंड नेचुरल गैस के लिए फेमस है। शेलियाबिंग्स ये रशिया में है, और मेटल एंड मिलिट्री इक्विपमेंट। अब इस शेलियाबिंग्स की दूरी देख लेना ट्यूला से, ठीक है, तो तुम्हारा फैक्ट और कंसोलिडेट हो जाएगा। देन मैग्नीटोगोरस्क ये भी रशिया में है, आयरन एंड स्टील के लिए। वुहान ये शिप बिल्डिंग, आयरन एंड स्टील के लिए, यहाँ से कोरोना वायरस निकला था, वहाँ से शिप बिल्डिंग और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री भी फेमस है। देन मिलान ये इटली में सिल्क के लिए फेमस है। वेनिस ये ग्लास के लिए फेमस है, और ट्यूरिन मोटर व्हीकल्स के लिए फेमस है। फिर साओ पाओ ब्राज़ील ये कॉफ़ी के लिए फेमस है, साओ पाओ ब्राज़ील, दिस इज़ फेमस फॉर कॉफ़ी। देन शेफील्ड ये कटलरी के लिए फेमस है। फिर डुंडी स्कॉटलैंड इन UK, दैट इज़ फेमस फॉर जूट। हवाना क्यूबा ये सिगार्स के लिए फेमस है। देन क्रिवॉय रोग ये आयरन एंड स्टील के लिए फेमस है, जैसे रशिया में मैग्नीटोगोरस्क, वैसे ये शायद यूक्रेन में पड़ता है। फिर एंटवर्प ये बेल्जियम में पड़ता है, डायमंड इंडस्ट्री के लिए फेमस है। फिर डेनमार्क कोपेनहेगन ये डेयरी, तो डेनमार्क और कोपेनहेगन ये डेयरी के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। देन शंघाई ओसाका ये कॉटन टेक्सटाइल्स के लिए फेमस है।
ठीक है, शंघाई एज वेल एज ओसाका। देन ओंटारियो और ओटावा, ये पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस है, दोनों कनाडा में पड़ते हैं। शंघाई ओसाका टेक्सटाइल और वो भी कॉटन टेक्सटाइल, ठीक है। देन कुजबास, ये रशिया में पड़ता है, कोल के लिए फेमस है कुजबास। और गोरनाया शोरिया, ये भी आयरन ओर के लिए, आयरन ओर रिज़र्व है यहाँ पे रशिया में, गोरनाया शोरिया। और अनशन चाइना में पड़ता है, ये भी आयरन एंड स्टील के लिए फेमस है। तो अब देखो चाइना में वुहान देखो, तो वुहान आयरन एंड स्टील के लिए फेमस है, ये लिखा हुआ है, वुहान आयरन एंड स्टील के लिए फेमस है। फिर चाइना में ये अनशन, ये भी आयरन एंड स्टील के लिए फेमस है। और शंघाई और ओसाका, हालांकि शंघाई चाइना में है, ओसाका जापान में है, ये कॉटन टेक्सटाइल्स के लिए फेमस है। वेनिस ग्लास के लिए और मिलान सिल्क के लिए, ठीक है। और साओ पाओ ब्राज़ील कॉफ़ी के लिए। ट्यूरिन, ये मोटर व्हीकल्स, आई थिंक इंजन वगैरह मोटर व्हीकल्स का बनता है ट्यूरिन में, तो मोटर व्हीकल्स याद रखना है। फिर शेफील्ड कटलरी, डुंडी स्कॉटलैंड यूके में पड़ता है, यहाँ पे जूट फेमस है। देन हवाना क्यूबा, ये सिगार के लिए फेमस है। क्रिवॉय रोग, ये यूक्रेन में आयरन एंड स्टील के लिए फेमस है। एंटवर्प डायमंड के लिए फेमस है, बेल्जियम में पड़ता है। और डेनमार्क कोपेनहेगन, ये डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए है। शंघाई ओसाका मैंने बताया, कॉटन टेक्सटाइल्स। ओंटारियो और ओटावा, ये पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री। कुजबास अगेन इन रशिया, दैट इज़ फॉर कोल। तो ये थोड़ा ऑड वन आउट मैंने पढ़ा। कुजबास इज़ फेमस फॉर कोल एंड गोरनाया शोरिया, ये आयरन और रिज़र्व है, नॉट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री नहीं है, आयरन और रिज़र्व है यहाँ पे, गोरनाया शोरिया रशिया में, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद फिर से एक बार ये देख लेते हैं। मैग्नेटोगोरस्क रशिया में आयरन एंड स्टील के लिए। शेलियाबिंग्स रशिया में अगेन आयरन एंड स्टील, नॉट एग्जैक्टली बट शेलियाबिंग्स में रशियन मेटल एंड मिलिट्री इक्विपमेंट बनते हैं, ठीक है। मेटल एंड मिलिट्री इक्विपमेंट, शेलियाबिंग्स रशिया। देन ह्यूस्टन, ये ऑयल एंड नेचुरल गैस के लिए फेमस है। लॉस एंजलिस एयरक्राफ्ट्स। शिकागो मीट प्रोसेसिंग, शिकागो में मीट प्रोसेसिंग होती है बहुत। डेट्रॉयट एंड नगोया, ये ऑटोमोबाइल के लिए। एंड फुटलूज इंडस्ट्री, डायमंड एंड कंप्यूटर चिप। मोस्ट इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ यूएसए, ग्रेट लेक्स के पास पड़ता है। पिट्सबर्ग, ये स्टील कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। देन कुछ फेमस शिप बिल्डिंग रीजन्स हैं जैसे क्वेबेक, और ऊपर पड़ा था मॉन्ट्रियल। फिर लिवरपूल, ग्लासगो और स्टॉकहोम, ब्यूनस एयरिस, ये सारे के सारे शिप बिल्डिंग के लिए फेमस है। बर्मिंघम इन यूके एंड हैमिल्टन ऑल्सो इन यूके, ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है। टोरंटो, ये ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है, ठीक है। तो टोरंटो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हैज़ टू गो अलोंगसाइड डेट्रॉयट नगोया, जो ऑटोमोबाइल के लिए वो भी फेमस है। तो डेट्रॉयट, नगोया एंड टोरंटो, ये तीनों जगह आपके ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है, ठीक है। देन कैंटोन इज़ द इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ यूएसए, ये यूएस में पड़ता है। एंड किनकी इज़ द इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ जापान। जापान में मैंने बताया ओसाका रीजन फॉर कॉटन टेक्सटाइल अलोंगसाइड शंघाई, ठीक है। तो किनकी नाम भी याद रखना है। किनकी इज़ अ रीजन इन जापान, वो भी इंडस्ट्रियल रीजन है, ठीक है। किनकी इज़ द इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ जापान। देन बेलो हॉरिजॉन्टे, ये ब्राज़ील का इंडस्ट्रियल रीजन है, ठीक है। देन क्यूशू, फुकुओका, किटाक्यूशू, नागासाकी, ये सारे ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर, केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं। तो मतलब इतना डिटेल में नहीं पूछेगा कि किस सेक्टर ऑफ इंडस्ट्री के लिए फेमस है, बट सिर्फ नाम याद होना चाहिए, जैसे फुकुओका, क्यूशू और नागासाकी। क्यूशू, फुकुओका, नागासाकी, ये सारे इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ जापान है। और किनकी इज़ ऑल्सो एन इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ जापान कंप्राइजिंग ऑफ मैनी सिटीज़। देन तो ये ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर वगैरह के लिए फेमस है ये सारे, क्यूशू, फुकुओका और नागासाकी। देन द लार्जेस्ट मेटल ट्रेडिंग सेंटर लंदन में है, ठीक है। देन उमालैंड या उमलैंड, इट इज़ एन एरिया सराउंडिंग अ टाउन और सिटी थ्रू कॉमन इकोनॉमिक एंड कल्चरल एक्टिविटीज़। द टर्म वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय डैनियल सॉन्डर्स इन 1883। तो इट इज़ एन एरिया सराउंडिंग अ टाउन जहाँ पे कॉमन इकोनॉमिक एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं। द टर्म वॉज कॉइन्ड बाय सॉन्डर्स इन 1883, डैनियल सॉन्डर्स, ठीक है। देन एबरडीन, इट इज़ एन ऑयल कैपिटल ऑफ यूरोप।
ओइंग टू नियर बाई ऑयल डिपॉजिट्स इन नॉर्थ सी। ठीक है, तो नॉर्थ सी में कुछ ऑयल डिपॉजिट्स हैं, जैसे हमारे यहाँ बॉम्बे हाई में पड़ते हैं, उसी तरह से नॉर्थ सी में है। तो एबरडीन इज़ वन ऑफ द ऑयल कैपिटल्स ऑफ यूरोपियन यूनियन owing to its proximity with the North Sea oil shore sites. Then southern England is an industrial region in southern New England. अब देखो ये लगेगा कि इंग्लैंड में है, बट सदर्न न्यू इंग्लैंड इज़ अनदर इंडस्ट्रियल रीजन इन यूएसए। तो अनदर इंडस्ट्रियल रीजन इन यूएसए, जैसे हमने कैंटोन पढ़ा था ना, वैसे ही सदर्न न्यू इंग्लैंड भी याद रखना। कैंटोन एज वेल एज सदर्न न्यू इंग्लैंड, ये दोनों यूएस के इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं। ठीक, फिर ये जो टेबल है ये अब अगले वीडियो में देखते हैं।